वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम एलएनएम का दूसरा लेक्चर करेंगे। एलएनएम का दूसरा लेक्चर यानी कि कल हमने एलएनएम का पहला लेक्चर पढ़ा था, आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और कल हमने जो पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था कि एलएनएम होता क्या है, अगर एलएनएम में ये होता है तो होता किसके कारण है और उत्पत्ति कैसे होती है। तो और उसमें हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था, और इनर्शिया पढ़ा था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था और इनर्शिया पढ़ा था, यानी कि बोले तो जड़त्व पढ़ा था। आज हम जड़त्व के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि जड़त्व के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आखिर में जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो आज हम एलएनएम पार्ट 2 करेंगे, बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, जड़त्व के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जड़त्व के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जड़त्व के प्रकार। बोले तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया होता है वो कितने प्रकार का होता है। कल मैंने आपको इनर्शिया बताया था कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया एक वस्तु का गुण होता है। इनर्शिया एक वस्तु का गुण होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं। यानी कि इनर्शिया होता क्या है? किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि इनर्शिया एक वस्तु का गुण होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक फूल की खुशबू को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसकी जो खुशबू होती है, यानी कि जो सुगंध होती है, उसे हम फील कर सकते हैं। तो एक टाइप से क्या बोल सकते हैं कि इनर्शिया भी एक वस्तु का गुण हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कल इनर्शिया पढ़ा था, आज इनर्शिया के टाइप पढ़ेंगे कि इनर्शिया कितने प्रकार का होता है। तो देखो दोस्तों, जो इनर्शिया होता है वो कितने प्रकार का होता है। इनर्शिया तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है तुम्हारा विराम जड़त्व। क्या होता है? विराम जड़त्व। बोले तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर नंबर 2 की बात करें तो वो होता है गति जड़त्व। क्या होता है? गति का जड़त्व। बोले तो मोशन ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? मोशन ऑफ इनर्शिया होता है। अगर नंबर 3 की बात करें तो वो होता है दिशा जड़त्व। वो होता है दिशा का जड़त्व। किसका? दिशा का जड़त्व। बोले तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया होता है। यानी कि जो जड़त्व होता है, यानी कि बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 गति का जड़त्व, नंबर 2 विराम का जड़त्व, और नंबर 3 दिशा का जड़त्व। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विराम का जड़त्व। क्या पढ़ेंगे? विराम का जड़त्व। कि आखिर में विराम जड़त्व होता क्या है। बोले तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो देखो, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये कोई क्या है, ये कोई व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है, एक बस में खड़ा है। किस में खड़ा है? एक बस में खड़ा है, यानी कि उसको जो पकड़ने वाले होती है ना, उसको पकड़ के खड़ा है। किस में? बस में। और ये मान लो बस किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट बोले तो ये किस में है? विराम में है। किस में है? विराम में। यानी कि एक व्यक्ति है, एक बस में खड़ा है, जो बस कैसी है? रेस्ट में है, यानी कि विराम में है। रेस्ट में यानी कि विराम में। विराम बस यानी कि बस अभी चल नहीं रही है, बस अभी रुकी हुई है, और उसमें एक व्यक्ति खड़ा है। क्या खड़ा है? व्यक्ति खड़ा है। मान लो ये कोई लड़का है। लड़का बोले तो क्या है? बॉय है। ठीक है, ये लड़का है, ये एक बस में खड़ा है, और बस कैसी है? एक रेस्ट में खड़ी है, यानी कि बस अभी चल नहीं रही है, यानी कि कह सकते हैं कि बस मोशन में नहीं है। मान लो जब ये बस रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, अब ये बस मान लो कि
सडन स्टार्ट हो जाए, सडन स्टार्ट हो जाए। सडन स्टार्ट का मतलब है कि अचानक चलना प्रारंभ कर दे, अचानक चलना प्रारंभ कर दे, अचानक चलना प्रारंभ कर दे। यानी कि तब बस किस में थी, अभी बस रेस्ट में है यानी कि विराम में है, और जब विराम में बस है उसमें एक व्यक्ति खड़ा है। अगर ये बस रेस्ट में यानी रेस्ट में है, अगर ये बस सडन स्टार्ट हो जाए, सडन स्टार्ट का मतलब है कि अचानक चलना प्रारंभ हो जाए, तो जो एक व्यक्ति है ये पीछे की ओर गिरेगा, पीछे की ओर गिर जाएगा, यानी कि पीछे की ओर गिर जाएगा। किसकी ओर, पीछे की ओर गिर जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो बस है जब विराम में थी और विराम में होने के कारण उसमें जो व्यक्ति खड़ा था, अगर वही बस सडन स्टार्ट कर दे यानी कि अचानक चलना प्रारंभ कर दे, तो जो व्यक्ति है वो कहाँ गिर जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा। लेकिन क्यों, ये तो किताब में भी लिखा है कि जब रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलना प्रारंभ कर दें तो जो उसमें व्यक्ति खड़ा हुआ होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों? मान लो कि ये बस है अभी विराम में खड़ी है यानी कि रेस्ट में है और इसमें एक यात्री बैठा है। अगर हम इस बस को मोशन कराएंगे यानी कि जब इसको बस को मोशन कराएंगे, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब किसी वस्तु को मोशन में लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक ना एक फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स के कारण हम किसी वस्तु को मोशन में लाएंगे। ये वस्तु है, मान लो बस है, ट्रक है, गाड़ी है, इसमें एक यात्री बैठा है, अभी ये रेस्ट में है। अगर हम इसी वस्तु को मोशन में लाएंगे तो उस पर एक बच्चा बल लगाएंगे यानी कि एक फोर्स लगाएंगे, तब हम इस गाड़ी को रेस्ट में ला या रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। अगर बिगर फोर्स के यानी कि बिना फोर्स लगाए हम इस गाड़ी को मोशन में नहीं ला सकते हैं, मोशन में नहीं ला सकते हैं। तो यानी कि ये क्यों पीछे की ओर गिरेगा, क्योंकि इस पे एक बल लगेगा और जो किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। और वो बल कौन सा लगेगा, वो बल लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यानी कि जो पीछे की ओर गिरेगा वो किसके कारण गिरेगा, एक बल लगेगा, उसको बल को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, बोले तो घर्षण बल, बोले तो घर्षण बल। यानी कि ये किताब में ऐसा लिखा होता है कि अगर हम रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलना प्रारंभ कर दें तो जो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, क्योंकि उस पर एक पीछे की ओर एक फोर्स लगता है, क्योंकि बिना फोर्स के किसी भी वस्तु को मोशन में नहीं लाया जा सकता। जब हम फोर्स लगाएंगे तब उस वस्तु को मोशन में लाएंगे। वस्तु हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, अगर बिना फोर्स लगाए हम किसी भी रेस्ट रखी हुई चीज को उसे मोशन में नहीं ला सकते हैं। जब उस पर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा और गाड़ी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो यही कारण है कि रुकी हुई गाड़ी को अगर हम अचानक चलना प्रारंभ कर दें तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। लिखने को लिए लिख सकते हैं, लिखने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, रुकी हुई गाड़ी को, रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलना प्रारंभ कर दें तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर पूछ रही है एग्जाम्पल किसका है, तो एग्जाम्पल किसका है बच्चा, विराम जड़त्व का है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का है। फॉर एग्जाम्पल की एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो जो कम्बल होता है, कम्बल को पीटने पर उसके धूलकण बाहर निकल जाते हैं। मान लो ये एक कम्बल है और इस पे यानी कि यहाँ पे जो है लटका हुआ है, और उस डंडे को या बांस को या रस्सी को एक व्यक्ति पकड़ा हुआ है, और उस डंडे या रस्सी या बांस पर एक कम्बल लटका हुआ है। अगर हम
हम इस कम्बल को पीटेंगे, यानी कि पीटेंगे। मान लो ये कम्बल अभी विराम में है, विराम बोले तो रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है, जब हम इसको पीटेंगे तो ये कम्बल आ जाएगा मोशन में, और जब मोशन में आ जाएगा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा जिसके कारण ये मोशन में आएगा। तो बात करें अगर कम्बल को पीटने पर जो उसके धूल के कण हैं बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण? क्योंकि वो कम्बल होता है जब हम पकड़े हुए होते हैं तब वो कम्बल किस में होता है? एक विराम की स्थिति में होता है, बोले तो रेस्ट में होता है। जब हम उसको पीटेंगे यानी कि उसको पीटेंगे तो वो कम्बल है वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और जो उसके धूल कण हैं वो उसके विराम यानी कि रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण एक किसके यानी कि जो धूल के कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम पीटेंगे तो कम्बल रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। किसके कारण आएगा? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगाएंगे। और ये एग्जाम्पल किसका है? विराम जड़त्व का है। किसका है? विराम जड़त्व का। तो आपको नंबर 1 यानी कि विराम जड़त्व है वो क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा? अब हम जो बात करेंगे नंबर 2 की यानी कि गति के जड़त्व की। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे आपको, कैसे मोशन में आता है, मोशन में आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप्स है क्या? गति का जड़त्व। क्या है? गति का जड़त्व। नंबर 2 को समझेंगे कि गति का जड़त्व होता क्या है। गति का जड़त्व होता क्या है? तो देखो नंबर 2 गति का जड़त्व। गति का जड़त्व बोले तो मोशन ऑफ इनर्शिया। मोशन ऑफ इनर्शिया। मोशन ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोशन ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो देखो ये कोई क्या है? एक बस है। क्या है? बस है। और इस बस में है एक व्यक्ति, बस में है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जो बस है वो मोशन में है, जो बस है वो मोशन में है। किस में है? गति में है। किस में है? गति में। यानी कि बस है वो चल रही है यानी कि गति में है। अच्छा, बात करें कि जब बस गति में है, अगर ये व्यक्ति है चलती हुई गाड़ी से अगर उतरेगा तो ये किसकी तरफ गिर जाएगा? आगे की ओर गिर जाएगा। यानी कि तुमने कभी देखा है जब बस चलती है यानी कि हमारे अड्डे यानी चौराहे पर पहुंचती है तो जो कुछ लोग होते हैं वो बस चौराहे पर रुकने से पहले ही उतरने का प्रयास करते हैं, और वो उतर जाते हैं तो कुछ देर तक गाड़ी की दिशा में ही भागते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं जो उसकी मोशन है और गाड़ी की जो दिशा है और उसकी व्यक्ति के भागने की दिशा है वो एक डायरेक्शन होती है। अगर वो व्यक्ति गाड़ी की दिशा में कुछ देर तक भागेगा नहीं तो वो जस्ट सीधे यानी कि आगे की ओर गिर जाएगा। बोले तो गाड़ी की दिशा में ही गिर जाएगा। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। क्योंकि जो बस है वो मोशन में है, और मोशन में कैसे आई होगी? उस पर एक न एक बल लगाया जा रहा होगा तब वो गाड़ी मोशन में आई होगी। यानी कि उसमें जो खड़ा व्यक्ति है वो किस में था? रेस्ट में था। अगर वो रेस्ट से मोशन में आएगा तो एक बल लगाया जाएगा जो बल उसे आगे की ओर गिरा देगा, जो बल उसे आगे की ओर गिरा देगा। तो कह सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी से, कह सकते हैं एग्जाम्पल चलती हुई गाड़ी से अचानक यात्री उतरता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। अब देखो जो नंबर 3 है वो नंबर 3 है दिशा का जड़त्व। क्या है? दिशा का जड़त्व। क्या है? दिशा का जड़त्व। बोले तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया समझने से पहले तुमने अपने डेली लाइफ में एक चीज देखी होगी। जब हम बस में बैठ के जाते हैं तो यानी कि जो मोड़ आती है, मोड़ बोले तो यानी कि कोई गोल चक्कर आता है या मोड़ आती है। अगर मान लो बस इस चक्कर में मुड़ेगी यानी कि गोल चक्कर में मुड़ेगी तो जो हम सीट पे बैठे हुए होते हैं इस तरफ मुड़ेगी तो हम इस तरफ झुक जाते हैं। अगर इस तरफ मुड़ेगी तो हम इस तरफ झुक जाते हैं। किसके कारण?
बच्चा ये होता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, यानी कि दिशा का जड़त्व होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये क्या है, ये एक गोल चक्कर है, क्या है, एक गोल चक्कर है, क्या है, गोल चक्कर, गोल चक्कर है। और इसमें जो है एक गाड़ी चल रही है, बोले तो बस चल रही है, बस में एक यात्री बैठा है, बस में एक यात्री बैठा है। अब देखो अगर ये बस है, अगर बस इधर को मुड़ेगी तो जो इसमें बैठा यात्री है वो इधर की ओर गिर जाएगी, इधर की ओर हो जाएगा। अगर ये बस इधर की मुड़ेगी तो इसमें जो बैठा यात्री है वो इधर की ओर हो जाते हैं। क्यों? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। किसके कारण? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। यही होता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। मान लो ये कोई गोल चक्कर है, अगर बस इस तरफ मुड़ेगी तो इसमें बैठा यात्री उस तरफ गिरेगा, अगर ये बस इस तरफ मुड़ेगी तो बैठा यात्री इस तरफ झुक जाएगा। किसके कारण? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, यानी कि बोले तो दिशा के जड़त्व के कारण। तो आपको जो दिशा यानी कि दिशा का जड़त्व है वो क्लियर हो गया होगा, यानी कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया के सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे कि कितने टाइप्स का होता है। 3 प्रकार का होता है, और तीनों प्रकार कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। आज देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ में आपको एक नई चीज मिलेगी, एक नई चीज मिलेगी जिसे टीचर रटवाते हैं, लेकिन मैं सिद्ध करके सिखाऊंगा, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब देखो क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ इनर्शिया, आज इनर्शिया के टाइप्स पढ़िए। अब क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बोले तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बोले तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। कल हमने फर्स्ट पढ़ा था, आज क्या पढ़ेंगे? सेकंड। अब देखो सेकंड जो नियम है वो कहता क्या है। जैसे फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि उसमें जो कुल बल होता था वो कितना होता था? 0, यानी कि एफ नेट 0 होता था। जब एफ नेट 0 होता था तो ए नेट भी 0 होता था। ए नेट 0 होता है तो उसकी कंडीशन कहती थी कि बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक कंडीशन देता है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, यानी कि जो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बोले तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है संवेग, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या? बल। नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो कुछ टीचर या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं? F बराबर ma, F बराबर ma। इस फॉर्मूले को मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था। कल की वीडियो में फोर्स पढ़ाया था तब मैं आपको इस फॉर्मूले को पढ़ा चुका हूँ। कुछ टीचर होते हैं जो इस फॉर्मूले को क्या बताते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है, लेकिन मैंने इसके डिटेल के बारे में बोला था आज के लेक्चर में। तो आज मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि आखिर ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों नहीं होता है।
तो बच्चा अगर जो टीचर या जो भी स्टूडेंट अगर ये पढ़ के बैठा है कि F बराबर ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, तो बच्चा ये गलत पढ़ के बैठा है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है। क्योंकि ये एक क्या है, ये एक न्यूटन का क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, एक स्टेटमेंट है, बोले तो न्यूटन का कथन है। क्या है, न्यूटन का कथन है। क्या है, ये एक न्यूटन का कथन है। ये एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये एक न्यूटन का कथन है। अगर ये कथन है तो ये जो होता है वो हर टाइम वैलिड नहीं होता। बोले तो ये हर टाइम क्या नहीं होता, वैलिड नहीं होता, यानी कि ये हर टाइम लागू नहीं होता। क्या नहीं होता, हर टाइम ये लागू नहीं होता है। लेकिन लागू हर टाइम नहीं होता है तो एक ना एक कंडीशन में तो होता होगा। ऐसी बात नहीं है कि हर टाइम लागू नहीं होता है, एक ना एक ऐसी स्थिति होगी जब ये फॉर्मूला लागू होगा। अगर ये फॉर्मूला है तो एक ना एक ऐसी स्थिति भी होगी जहाँ पे ये लागू होता होगा। तो एक ऐसी स्थिति होती है जब व्हेन मास इज कांस्टेंट, बोले तो जब द्रव्यमान नियत रहे तब ये लागू होता है। क्या होता है, लागू होता है। यानी कि F बराबर ma होता है, वो एक न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, वो क्या है, एक न्यूटन्स का जो है स्टेटमेंट है, बोले तो एक न्यूटन का कथन है। यानी कि ये हर टाइम वैलिड नहीं होता है। एक ऐसी स्थिति होती है जब ये वैलिड होता है। वो स्थिति होती कौन सी है, वो स्थिति होती है वह मास इज कांस्टेंट, बोले तो जब द्रव्यमान नियत रहे तब ये लागू रहता है। कैसे होता है, देखो ये ऐसे होता है कि मान लो ये एक पिंड है, ये भी एक पिंड है, ये दोनों क्या है, पिंड है। इसका मास m है, इसका भी मास m है। अगर बात करें इसका मास m है तो इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो उसकी मोशन में आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। यानी कि वेलोसिटी होगी कोई ना कोई, मान लो इसकी वेलोसिटी स्मॉल u है। कितनी है, स्मॉल u है। अगर हम सेम इसी पे एक फोर्स लगाएंगे तो इसकी भी एक वेलोसिटी होगी, मान लो वो v है। इतना क्लियर। जब हम इन दोनों का संवेग निकालेंगे, बोले तो इसका प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, यानी कि P इनिशियल निकालेंगे, तो वो कितना निकलेगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी। तो इसकी द्रव्यमान है m और वेलोसिटी है u। इतना क्लियर। इसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक संवेग। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक संवेग। अगर इसी की बात करें, अगर इसका P फाइनल निकालें, बोले तो अंतिम संवेग निकालें, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी है v। इसे बोल सकते हैं अंतिम संवेग। क्या बोल सकते हैं, अंतिम संवेग। इतना क्लियर। अब जो न्यूटन्स सेकंड लॉ होता है, यानी कि न्यूटन्स जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो कहता है कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की बराबर क्यों होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो F बराबर संवेग में परिवर्तन कितना होगा, वो होगा कि P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल T। यानी कि जो संवेग में परिवर्तन आएगा वो P फाइनल में से P इनिशियल घटा देंगे, तो मान लो ये संवेग में परिवर्तन आ गया, तो F बराबर संवेग P फाइनल कितना है, P फाइनल है mv और P इनिशियल है mu। इतना क्लियर। अपॉन डेल टी। तो F बराबर m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u अपॉन डेल टी। एक बात तो नोट करना, v माइनस u अपॉन टी होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो F बराबर m, इसकी जगह एक्सीलरेशन, हेंस प्रूव। क्या होता है, हेंस
प्रूव यानी कि ये कथन होता है, बोले तो एक न्यूटन्स का स्टेटमेंट होता है, ये कभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है। यानी कि F बराबर ma है, वो एक न्यूटन्स का स्टेटमेंट है जो हर जगह वैलिड नहीं होता है, केवल एक कंडीशन में होता है। वो कंडीशन क्या है? व्हेन मास इज कांस्टेंट, यानी कि जब द्रव्यमान नियत रहेगा तब ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड होगा, अन्यथा ये किसी भी स्थिति में वैलिड नहीं होगा। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि ऐसा होता है। तो क्यों होता है? तो आज के बाद F बराबर ma को कभी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं कहेंगे। एक बात और सिद्ध करके दिखाता हूँ, एक बात और सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखो, व्हेन मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, बोले तो जब द्रव्यमान नियत रहे तब एक और कंडीशन से आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि ऐसा होता है। तो क्यों होता है? मान लो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इतना क्लियर? तो देखो, जो संवेग होता है वो P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो रखो F बराबर डेल P को हम क्या लिख सकते हैं? dP अपॉन dt लिख सकते हैं। तो m बराबर dP अपॉन dt एक साइड कर लो और P एक साइड कर लो। तो F बराबर dP अपॉन dt, P की जगह mv रख दो। हमने कहा है कि व्हेन मास इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट राशि है तो इसका अवकलन नहीं होगा और इसका अवकलन हो जाएगा v का। तो dP किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। तो F बराबर ma, चूंकि लिख लेना dP अपॉन dt होता है एक्सीलरेशन, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बोले तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो F बराबर ma, हेंस प्रूव। ये होता है कि स्टेटमेंट, न्यूटन का स्टेटमेंट होता है F बराबर ma, ना कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने दोनों कंडीशन से आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है, यानी कि प्रूव करके दिखाया है कि एक फॉर्मूला नहीं होता है, एक कथन होता है जो कब लगता है? जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। इतना क्लियर हुआ? एक नोट पॉइंट लिख लेना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है वो देता क्या है? तो लिख लेना इंटरनेशनल सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, बोले तो बल का परिमाण देता है, बल का परिमाण देता है। यानी कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या देता है, बल का परिमाण देता है, बोले तो मैग्नीट्यूड देता है। एक और नोट पॉइंट लिख लेना कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ से हम फर्स्ट नियम को भी समझ सकते हैं, फर्स्ट नियम को भी समझ सकते हैं और इससे थर्ड नियम को भी समझ सकते हैं। तो ये दोनों नोट पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों जो नोट पॉइंट हैं वो नोट पॉइंट एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी कि PYQ हैं। यानी कि न्यूटन्स जो सेकंड लॉ होता है वो एक बल का परिमाण देता है, बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, और न्यूटन्स सेकंड लॉ से हम फर्स्ट नियम को और थर्ड नियम को समझ सकते हैं। क्या सकते हैं, थर्ड नियम और फर्स्ट नियम को समझ सकते हैं। किसके द्वारा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। तो इतना क्लियर, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ पढ़ लिया। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ की एक कंडीशन होती है, जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और मैंने आपको बताया कि F बराबर m होता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। कैसे नहीं है, तो ऐसे नहीं है। कंडीशन नंबर ये 2 है और ये पहली है, तो मैंने दोनों कंडीशन से आपको बताया है। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम एक और स्थिति पढ़ेंगे कि अगर मास कांस्टेंट ना हो, यानी कि व्हेन इज मास इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि व्हेन मास डज नॉट कांस्टेंट, यानी कि जब द्रव्यमान नियत ना हो तब क्या होगा। तो देखो, इतना हटाते हैं।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ेंगे कि व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि उसमें जो मास है वो कांस्टेंट नहीं हो तो क्या होगा। देखो अगली कंडीशन है व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, बोले तो जब द्रव्यमान नियत ना हो, यानी कि जो द्रव्यमान है वो नियत ना हो, यानी कि कांस्टेंट ना हो। तो देखो जब द्रव्यमान नियत ना होगा तो क्या होगा। ये क्या है, ये एक रॉकेट है। क्या है, रॉकेट है। नोट कर लेना कि जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो P/Q है, यानी कि एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसमें, एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो ये रॉकेट है, रॉकेट में ये मान लो ये इसकी क्या है, गैस है। रॉकेट चल रहा है और इसकी गैस जल रही है। अगर ये गैस में कमी होगी तो इसके मास में कमी होगी। किस में कमी होगी, मास में कमी होगी। यानी कि रॉकेट जल रही है, लगातार गैस खर्च हो रही है, जलती जा रही है, तो रॉकेट का जो मास होगा वो कम होगा। जब मास कम होगा तो सम्वेग बराबर होता है P बराबर m ही। अगर मास को कम करेंगे तो सम्वेग कम होगा, मास को कम करेंगे तो सम्वेग कम होगा। जब सम्वेग भी कम हो जाएगा तो द्रव्यमान वेलोसिटी कम होगी, यानी कि सम्वेग को कम करेंगे तो वेलोसिटी भी कम होगी। लेकिन अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, तो P बराबर होता है mv और P/m बराबर होता है v। अगर द्रव्यमान को कम करेंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रॉकेट है, ये चल रहा है, यानी कि उड़ रहा है, तो इसकी गैस में क्या आ रही है, लगातार कमी आ रही है, यानी कि गैस कम हो रही है। अगर गैस कम होगी तो रॉकेट का द्रव्यमान कम होगा। अगर द्रव्यमान कम होगा तो ये अधिक वेलोसिटी से उड़ पाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उड़ने की ज्यादा होगी, यानी कि उड़ने की क्षमता कितनी होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी गैस खर्च हो रही है लगातार। अगर लगातार गैस खर्च होती रहेगी तो रॉकेट के द्रव्यमान में कमी आएगी। अगर द्रव्यमान में कमी आएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी होगी, बोले तो वेग होगा, वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रॉकेट है, यानी कि जो रॉकेट है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। बोले तो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत क्या है, इसका जो सिद्धांत है वो है क्या है। तो याद रखना जो रॉकेट का जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो सिद्धांत है वो क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण के काम पर करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, संरक्षण के सिद्धांत पर बोले तो लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो रॉकेट है वो लीनियर संवेग यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही है कि जब द्रव्यमान नियत ना होगा तो उसमें एक रॉकेट मान लो, और रॉकेट के अगर जलेगा, यानी कि रॉकेट अगर चलेगा तो उसकी गैस में कमी आएगी। जब गैस में कमी आएगी तो उसके द्रव्यमान में कम होगा, यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है। अगर द्रव्यमान कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी उड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोनों टाइप्स क्लियर है। व्हेन मास इज कांस्टेंट, यानी कि जब मास कांस्टेंट हो और जब मास कांस्टेंट ना हो। क्लियर। अब हमारा जो सेकंड लॉ था वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें एक राशि आई थी जो आई थी संवेग, यानी कि मोमेंटम। होता क्या है मोमेंटम, बोले तो संवेग होता क्या है। तो देखो क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम बोले तो संवेग, अब संवेग होता क्या है। पहला क्वेश्चन कि संवेग मोमेंटम होता क्या है।
कोई बता सकता है मोमेंटम होता क्या है? तो देखो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल पी से। तो जो मोमेंटम होता है पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी। यानी कि किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है यानी ये पिंड है, इसका द्रव्यमान m है। अगर हम पिंड को मोशन में लाना चाहते हैं तो कोई बल लगाएंगे, जब बल लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो इसका जो संवेग होगा वो होगा द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी। बोले तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहीं पे बात करें इसकी यूनिट क्या है, यानी कि यूनिट बोले तो मात्रक क्या है। अगर मात्रक की बात करें तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और ये वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? अगर हम यहीं पर सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस जो यूनिट होती है किलोग्राम की होती है ग्राम, और मीटर की होती है सेंटीमीटर, और सेकंड की होती है सेकंड। अगर हम यहीं पर इसकी डीएफ की बात करें, बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का यानी कि m1, मीटर होता है लंबाई का यानी कि l1, नीचे सेकंड होता है समय का यानी कि t1, m1 l1 t की पावर -k1। यानी कि जो संवेग होता है उसकी जो डायमेंशन होती है m1 l1 t की पावर -k1। इतना क्लियर? यानी कि वेग निकला। अब देखते हैं कि ये राशि कैसी है, ये राशि कैसी है। तो राशि देखो, राशि है एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हमने मोमेंटम को पढ़ा, मोमेंटम का एक और भाई होता है, वो होता है तुम्हारा इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स बोले तो आवेग, इम्पल्स बोले तो आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग इसी से मिलता जुलता है, यानी कि संवेग और आवेग दोनों भाई भाई हैं। बात करें इसको आई से प्रदर्शित करते हैं तो आई बराबर होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। यानी कि बल और समय के गुणनफल को इम्पल्स कहते हैं, बोले तो आवेग कहते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बल की होती है न्यूटन और समय की होती है सेकंड। अगर हम इसी की सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस बल की होती है डायन और सेकंड की होती है सेकंड। अगर हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो बल की होती है m1 l1 t की पावर -1 इंटू t1। तो इसको सॉल्व करने से आएगी m1 l1, दो में से एक गई तो एक, वो भी माइनस की। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो संवेग की विमा है, संवेग की विमा किसके बराबर होगी? आवेग के बराबर होगी, आवेग के बराबर होगी। क्लियर हुआ? आवेग के बराबर होगी। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है जो इम्पल्स होता है वो किसके बराबर होता है। यानी कि इम्पल्स बोलें तो आवेग किसके बराबर होता है? वो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर। याद रखना, संवेग में परिवर्तन के बराबर, ना कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगा देता है, जबकि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जो आवेग बोले तो इम्पल्स जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ना कि दर के बराबर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पी वाई क्वेश्चन है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। तो आज हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक शब्द आया था मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, और हमने टाइप्स ऑफ इनर्शिया को पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। कल हम लगभग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।